हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। और आज हम जो बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। आपको याद होगा बच्चों, हमने यूनिट 1 और 2 अच्छे से कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपकी वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम बच्चों यहाँ पर यूनिट नंबर 3 दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आपको याद होगा बच्चों कि जब हम कोई गुड्स को हम सेल करते हैं तो ओनरशिप और प्लस उसका पोजेशंस, पोजेशंस मतलब दैट इज द डिलीवरी, वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड यूनिट नंबर 4 में जो हम बात करेंगे कि अगर बायर ने सेलर का अमाउंट पे नहीं किया तो सेलर के पास क्या क्या रेमेडीज वहां पर मिलेंगी। तो बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवाइज प्रॉपर वे से कराऊंगा। तो बच्चों इसमें यूनिट नंबर 3 में हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजों की बात की गई है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो चलो जी आओ इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि इसमें क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 में, जिसमें दो चीजों की बात की गई है कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करना पड़ेगा तो फर्स्ट वन जो बच्चों यहाँ पे टॉपिक आपका आएगा दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। एंड सेकंड थिंग जो बच्चों यहाँ पर आएगा कि आपको गुड्स को डिलीवर करना है। तो सेकंड वन जो बच्चों यहाँ पर बात की गई है दैट इज द डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब ये दोनों काम किस तरीके से किए जाएंगे बच्चों, यहाँ पे इस चीज की बात की गई है। तो बच्चों सेम थिंग, सबसे पहले अगर मैं ओनरशिप की बात करता हूँ, आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है। आप इसको राइट भी बोल सकते हो, राइट भी बोल सकते हो। अब बच्चों इसमें ना एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि ओनरशिप ही सबसे मेन होती है जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं। पोजीशन चाहे बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, दैट इज द ओनरशिप, कि ओनरशिप प्रॉपर वे से ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पे याद रखना, इफ ओनरशिप ट्रांसफर, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इफ ओनरशिप ट्रांसफर, देन रिस्क ट्रांसफर। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो वहां पर हम क्या मान के चलेंगे कि रिस्क भी वहां पर प्रॉपर वे से ट्रांसफर हो चुका है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है आपका। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं बच्चों यहाँ पे कि डिलीवरी हो या ना हो वो तो हम बाद की बात देखेंगे, लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो ये मान के चलो जो पहले उस गुड्स पर सेलर का रिस्क था अब वो बायर का रिस्क वहां पर आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसमें मैंने एक्चुअल में ये जो आपकी यूनिट नंबर 3 है उसमें हमने दो पोर्शन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन ओनरशिप की बात करेगा एंड सेकंड पोर्शन बच्चों यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द गुड्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत ईजी है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी आएंगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ओनरशिप में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, आपको याद होगा हमने जब टाइप ऑफ गुड्स किया था, एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स। तो बच्चों वहाँ पे हम बात करेंगे कि उन केस में कब ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वन क्या आएगा पॉइंट कि डेट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब सब आप समझ गए होगे बच्चों यहाँ पे, डेट इज द ओनरशिप। एक तो फर्स्ट में ये हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे, सेकंड में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, या फिर आप कह सकते हो अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड, दोनों की हम एक साथ बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, और फ्यूचर गुड्स। क्या, एंड थर्ड में यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। जब आएगा आपको डिटेल में बताऊंगा बच्चों यहाँ पे कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। एंड पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर आपका आएगा दैट इज राइट ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन क्या है अभी बात करेंगे बाद में।
ठीक है। एंड लास्ट में जो पॉइंट इस यहाँ पर आएगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो ये टॉपिक हमें बच्चों यहाँ पर कवर करने हैं कि स्पेसिफिक गुड्स में क्या होगा, अननेसेसरी गुड्स में क्या होगा, एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होगा, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस में हम क्या करेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो जी आओ तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। कि प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे बच्चों, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, की ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया ओनरशिप ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, बट जरूरी नहीं है कि उसका फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर हमने किया हो। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओनरशिप ट्रांसफर तो पोजीशन चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक पॉइंट यहाँ पर यहाँ पे, इफ द ओनरशिप हैज पास टू द बायर देन द रिस्क इन द गुड सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर नॉट ऑफ द सेलर। अब किसका रिस्क वहां पे माना जाएगा बच्चों, यहाँ पे वो बायर का रिस्क माना जाएगा, ना कि अब सेलर का रिस्क माना जाएगा। और देखो इवन क्या लिखा गया, चाहे गुड्स डिलीवर हुआ हो ना हो, मतलब इवन चाहे गुड्स किसके पोजीशन में हो, सेलर के पोजीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब रिस्क बायर का आएगा। तो बच्चों एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, वहां पे आपको हेडिंग देके वो आपसे प्रॉपर वे से पूछेगा कि गुड्स सेलर के पास रखा हुआ है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो बताओ अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हु विल बियर द रिस्क ऑफ गुड्स। वहां पे क्या लिखोगे, बायर, बायर विल बियर द रिस्क ऑफ गुड्स। रीजन, क्योंकि ओनरशिप ही मेन वहां पे देखी जाती है और ओनरशिप वहां पर ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे तो जो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे यहाँ पे आ रहा था दैट इज कि ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्पेसिफिक और अनसर्टेन गुड्स। तो उस केस में कैसे उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्ट आप ये वाला इसमें पढ़ोगे, तो मैंने इसको प्रॉपर वैसे हेडिंग वाइज दिया है। तो ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया स्पेसिफिक गुड्स के केस में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर गुड्स को अनकंडीशनल दिया जा रहा है, जैसे आप किसी बच्चों किराने की शॉप पर आप जाते हो, वहां से कोई गुड्स आप खरीद रहे हो, तो अनकंडीशनल होता है ना, आपने पैसे दे दिए और बस गुड्स लेके आना है। ठीक है, और नंबर टू, वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। डिलीवरी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, दैट इज डिलीवरी पोजीशन, कि वो गुड्स प्रॉपर वे से डिलीवरी पोजीशन में है। तो याद रखना, अगर वो गुड्स प्रॉपर वे से डिलीवरी पोजीशन में है तो हम क्या कहेंगे वहां पे कि भाई अब तो गुड्स किस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो बच्चों सिंपल थिंग है, अगर ऐसा है ना, मतलब अनकंडीशनल कॉन्टेक्ट किया गया है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो प्रॉपर्टी ना उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाएगी जिस टाइम पे आपने कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अनकंडीशनल भी है, डिलीवरी पोजीशन में भी है, मतलब गुड्स को आप ले जाने लायक हो, तो कॉन्टेक्ट करते वक्त ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर, और देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसकी पेमेंट अभी की है नहीं की है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ना। मान लो गुड्स क्रेडिट पर लेके आ रहे हो, ओनरशिप तो आपको मिल चुकी है, तो दैट्स मीन कि टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस या टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट गुड्स डिलीवरी पोजीशन में है, तो आप इस तरीके से ऑन द स्पॉट ही वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सॉरी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड कहा गया बच्चों यहाँ पे, गुड्स अभी रेडी नहीं है, मतलब डिलीवरी की पोजीशन रेडी नहीं है। ठीक है, आपने गुड्स तो ऑर्डर कर दिया लेकिन अभी गुड्स अभी डिलीवरी पोजीशन में नहीं है, तो इस केस में क्या कह रहा है, फिर तो ऑन द स्पॉट तो नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इस केस में हम गुड्स को कब ट्रांसफर मानेंगे, तो नंबर वन, जब वो डिलीवरी पोजीशन में आ जाएगा। तो समथिंग इज डन का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि जब वो डिलीवरी पोजीशन में हम कर देंगे, मतलब सेलर उसको डिलीवरी पोजीशन में लेके आ जाएगा। एंड सेकंड थिंग जो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, कि बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। देखो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि डिलीवरी पोजीशन में आने के बाद बायर तक जब गुड्स पहुंचेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जी नहीं। सेलर अगर क्या करता है, उसको डिलीवरी पोजीशन में लेके आ चुका है, एंड प्लस प्लस बायर को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि मेरी तरफ से गुड्स डिलीवर हो चुका है, तो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी ना, तो याद रखना वहां पर हम क्या मान के चलेंगे कि गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, कि सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। क्या बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया गया कि अगर प्राइस अभी कैलकुलेट करना बाकी है, सिंपल है बच्चों यहाँ पे, तो प्राइस कैलकुलेट कर दो और बायर को बता दो। तो जैसे ही बायर को बताएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर। तो यहाँ पे वही सेम थिंग लिखा गया, अंटिल सच थिंग और एक्ट इज डन। तो वही एक्टिव डन मतलब जो चीज रह रही है, एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। और बच्चों अगर मान लो प्राइस भी नहीं निकला, डिलीवरी पोजीशन पे भी नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, बना दो, प्राइस कैलकुलेट करो, डिलीवरी पोजीशन में लेके आओ और बायर को नोटिस दे दो, ओनरशिप ट्रांसफर। तो सेम थिंग, तो यहाँ पर उन्होंने कहा, इसलिए यहाँ पे देखो डिलीवरी पोजीशन क्यों नहीं लिखा गया, उसने पहले ही बता दिया कि गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट।
अगर मैं कहता हूँ गुड्स डिलीवरी पोजीशन में भी नहीं है, प्राइस भी नहीं निकाला, तो 3 कंडीशन आएँगी। अगर गुड्स डिलीवरी पोजीशन में है बट अभी प्राइस बस कैलकुलेट करना बाकी था, तो प्राइस क्या होगा वो बता के फिर बायर को इन्फॉर्म कर दो, तो हम मानेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप कैसे ट्रांसफर की जाती है। क्या पॉइंट बच्चों यहाँ पे? फिर सेकंड वन जो हमने बात की थी बच्चों यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स एंड द फ्यूचर गुड्स। इस केस में ओनरशिप कैसे ट्रांसफर की जाएगी? तो बच्चों आपको याद होगा अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर की तरह काम करते थे। मतलब सेम थिंग बच्चों वहाँ पे अभी एग्रीमेंट टू सेल किया गया है। गुड्स अभी सिर्फ सैंपल बाय आइडेंटिफाई बाय सैंपल किया गया था बट एक्चुअल में गुड्स नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस केस में बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा गया कि हम ओनरशिप कब ट्रांसफर मानेंगे। तो बच्चों इसमें जो पॉइंट नंबर ए आपका दिया गया है ना, इसको हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यहाँ पर हम कहेंगे। अब बच्चों एप्रोप्रिएशन क्या होता है देखो आगे दिया गया है, सेम पॉइंट बच्चों यहाँ पे। मतलब एग्जाम में अगर आपसे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ अनअसर्टेन पूछे तो भी आपको वो लिख के आना है। अगर वो अलग से सेपरेट आपसे पूछे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स लिखो, तो भी आपको ये लिख के आना है बच्चों यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स। कि बायर जो ऑर्डर देकर गया है कि जी मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग गुड्स का एप्रोप्रिएट वहां पर किया जाएगा। कैसे? देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कंडीशन है। नंबर वन, जो भी बायर ने गुड्स बताया था अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी, तो क्या लिखा गया? एप्रोप्रिएशन कब मानेंगे? गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड द क्वालिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बताएगी? डिलीवरी पोजीशन में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पढ़ा था ना, ये सारी कंडीशन वही सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ वन, गुड्स अगर सेलेक्ट किया जा रहा है, अगर सेलर कर रहा है तो बायर से पूछ के करेगा कि ये वाला करना है। बायर लेता है तो सेलर से पूछेगा जी ये मैं ले सकता हूँ क्या। ठीक है, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कंसेंट पहले भी हो सकती है और एप्रोप्रिएशन के बाद भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। गुड्स निकालने के बाद पूछ सकते हैं कि आपको गुड्स पसंद है या नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, डिफाइन आ चुका है बच्चों एप्रोप्रिएशन 4 मार्क्स में, तो आपको ये 6 पॉइंट वहां पर लिख के आने पड़ेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब बच्चे इसमें फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ोगे ना। अब बच्चों देखो एग्जाम में ना अगर एप्रोप्रिएशन आएगा तो उतना ही लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स, तो सिर्फ ये खाली नहीं लिखना, वो तो लिखना एक्स्ट्रा भी आएगा। तो पॉइंट नंबर ए तो पूरा वही है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और क्या पढ़ा? दैट डिस्क्रिप्शन, डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है जी, कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, कभी भी आ सकता है, आफ्टर बिफोर एप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर ना गुड्स डिलीवर भी होना चाहिए, डिलीवरेबल बाय द सेलर टू द करियर और द बायर, किस वजह से? फॉर द पर्पस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का वो तो क्या मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि जब गुड्स डिलीवर हो गया तो सेलर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए उसको रोकना। मतलब सेलर की तरफ से तो जा चुका है, अब सेलर चाह कर भी उसको नहीं रोक सकता, तो हम मानेंगे कि हाँ भी वो ट्रांसमिशन पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि जब क्वेश्चन क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बताओ इन द केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो आपको यही सारी चीज़ वहाँ पे लिख के आनी पड़ेगी बच्चों। लिख दोगे ना? ठीक है, आई होप मुझे पता है आप लिख दोगे यहाँ पे। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है, दैट इज द सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये बच्चों भी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप कई बार कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि रिटर्न की ऑप्शन भी वो आपको देता है। रिटर्न का मतलब कि भाई अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हो या फिर इसको आप वापस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल लेता हूँ मिंत्रा। मिंत्रा क्या करता है कि भाई वो आपको एक ऑफर देता है कि भाई आप अगर कोई गुड्स मंगाते हो तो आप 30 दिन तक रिटर्न पॉलिसी वो रखता है। तो मुझे बताओ 30 दिन तक उसने आपको गुड्स तो भेज दिया, लेकिन क्या वो ओनरशिप ट्रांसफर मानेगा? हो सकता है कि आप उसको रिटर्न कर दो। तो दैट्स मीन, तो वहां पर उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई उस केस में कब वो ओनरशिप ट्रांसफर मानकर चलेगा अगर रिटर्न बेसिस पे है। तो खुद सोचो बच्चों, पे अगर मिंत्रा से आपने मंगाया और आप 30 दिन तक कुछ नहीं करते, मतलब 30 दिन का टाइम एक्सपायर हो गया, आपने कोई रिजेक्ट नहीं किया, तो अब ऑटोमेटिकली ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होगी। या आपने मिंत्रा को खुद इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई वापस नहीं करना है, ठीक है, तब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। या फिर तीसरा बच्चों यहाँ पर आपने क्या किया, उसी गुड्स को किसी को गिफ्ट कर दिया,
मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो रिटन बेसिस था वो ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफर हो गया, वो आपका ओनरशिप में वहां पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, पहले गुड्स और रिटर्न बेसिस का मतलब समझो यहाँ पे क्या है कि गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बायर हैज द ऑप्शन, क्या ऑप्शन है उसके पास, आइदर टू रिटर्न और रिटेन द गुड्स। और बच्चों क्या क्या वहां पे कर सकता है, तो देखो साफ से लिखा गया यहाँ पर कि जहां पर बायर बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल। ठीक है, तो अगर बायर कहता है कि ठीक है जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उसको अपने अप्रूवल किसको बताना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा, ताकि सेलर क्या करे कि उसको एक्सेप्ट कर ले और उसमें ये मान के चले कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। नंबर 2 बच्चों, मैंने कहा ना बायर ने एक्सेप्ट कुछ ऐसे नहीं किया, मतलब उसको बताया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली सेल में चेंज हो गया। जैसे मैंने कहा ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने वही चीज गिफ्ट कर दी, या फिर हमने वही गुड्स किसी से लोन लेके उस पर प्लेस कर दिया, गिरवी रख दिया उसको। समझ रहे हो ना बच्चों यहाँ पे, तो ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो किस चीज में अडोप्ट हो गया कि भाई ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हेन द एक्ट रिप्रेजेंटिंग द एडॉप्शन हैज बीन डन, वो कंप्लीटली वहां पर हो चुका है। एंड तीसरा बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, कितने टाइम बच्चों यहाँ पे, अगर उसका टाइम फिक्स था, ठीक है, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था तो ऑब्वियसली एक रीजनेबल टाइम पीरियड था कि आप चेंज करा सकते हो, तो अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है कि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट, जो बच्चों एग्जाम में जब आएगा ना, तो ये तीनों पॉइंट आपको वहाँ पे लिखाने पड़ेंगे कि व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, व्हेन द बायर डज नॉट एक्चुअली कम्युनिकेट, एंड व्हेन द बायर fails to return the goods if the time has been expired for the return of goods। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। अब नेक्स्ट में आता है बच्चों यहाँ पर, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, 3 पॉइंट हो गए हमारे बच्चों। फर्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इन द केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स। क्लियर। थर्ड वन, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो फोर्थ वन मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पर, दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ध्यान सुनो कि जब एक सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करता है, तो डिलीवर के साथ वो कंडीशन लगा देता है कुछ, और कहता है कि बायर को कि जब तक आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर तब तक हम नहीं करेंगे। तो डिपेंड किस पे होगी ओनरशिप, तो बच्चों ओनरशिप डिपेंड करेगी इस कंडीशन पर। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सबने सुना होगा COD, दैट इज द कैश ऑन डिलीवरी, तो दैट्स द कंडीशन। अगर मान लो बच्चों मैं कोई अमेजोन से कुछ मंगवाता हूँ और कैश ऑन डिलीवरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में जब बायर के पास गुड्स आएगा, तो बायर गुड्स को तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो कैश पे नहीं करता, है ना। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। तो यहीं पर बच्चों सेम थिंग यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड, तो सेलर क्या कर सकता है, मे रिजर्व द राइट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कब तक, जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो बच्चों, बायर को ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक वो सेलर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखो क्या लिखा गया, ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बायर अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड। इवन अगर गुड्स डिलीवर हो भी गया ना बच्चों, वहाँ पे तो गुड्स वो वापस हो जाएगा। ठीक है, किसको वापस हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग द सेम टू द बायर। अगर चला भी गया तो वहां से वापस किसको चला जाएगा, सेलर को चला जाएगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल रखा है, अगर गुड्स मान लो बच्चों डिलीवरेबल था लेकिन किसके ऑर्डर पे, सेलर एजेंट पे, ऑब्वियस है उसी के बेस पे चलेगा। या फिर अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पे था और उसने कहा था जी बायर इस पे अगर साइन करेगा तो उसको गुड्स देना, अदरवाइज मत देना, तो उस केस में गुड्स को डिलीवर में तभी मानूंगा जब क्या होगा, बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट करता है, सॉरी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, बायर बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनर का मतलब होता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो। ठीक है, और अगर रॉन्गफुली रिटर्न करने की कोशिश करता है कि भी मैं गुड्स लेकर रहूंगा, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ओनरशिप किसकी मानी जाएगी, उस पे सेलर की ही वहां पर मानी जाएगी। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट इसके याद रखना है, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। फिर बच्चों इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड द पासिंग ऑफ रिस्क। सिंपल पॉइंट बच्चों मैं आपको करवा चुका हूँ ये, मैंने आपको इसके अंदर बताया था। एक नॉर्मल लैंग्वेज आपको लिखवाता हूँ बच्चों यहाँ पे, ओनरशिप ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर।
अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो रिस्क भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर, दैट्स योर पॉइंट बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो आप पढ़ ही लेना। मेन आता है बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? जो टाइटल का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड द ओनरशिप। ओनरशिप। अब आपको पता है अगर मैं गुड्स का मैं ओनर हूँ तो ऑब्वियसली उस गुड्स को मैं ही ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई और ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जनरल पॉइंट हम क्या रखेंगे? ओनली, ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स, और कोई नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें साफ साफ क्या कहना चाहते हैं बच्चों? यहाँ पे एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई और पर्सन टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता किसके कंपैरिजन में? जिसके पास उस गुड्स का टाइटल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया? नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल किसके कंपैरिजन में? देन व्हाट ही हिमसेल्फ है, जिसके पास है उसके कंपैरिजन में कोई और ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बच्चों इन जनरल बता दिया है कि जब भी कोई गुड्स ट्रांसफर करेगा तो ओनली ओनर ही गुड्स को ट्रांसफर कर पाएगा, कोई और पर्सन गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि वो कोई और गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बच्चों इस केस में इसकी एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, वैसे हमने जनरल रूल क्या पढ़ा? ओनली ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन क्या आएगी? इन सम केसेस नॉन ओनर, नॉन ओनर कैन ट्रांसफर टाइटल। और उस केस में और नॉन ओनर ट्रांसफर करता भी है तो भी हम उस चीज़ को वैलिड कहेंगे वहाँ पे। तो बच्चों कुछ सिचुएशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जहाँ पर ये चीज़ आपकी वैलिड हो जाएगी। तो बच्चों कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी? तो देखो फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन आता है बच्चों यहाँ पर दैट इज द सेल बाय एजेंट। एजेंट करता है तो ऑब्वियस है एजेंट ओनर नहीं है, लेकिन उसको ऑथराइज किया गया, वो कर सकता है। तो उसके लिए बच्चों उसको क्या क्या करनी सेटिस्फाई करनी चाहिए? नंबर वन, सेलर मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ आइदर द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। ये बच्चों सेलर किसकी बात कर रहा है? ये डॉक्यूमेंट, ये एजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखना। नंबर टू, जो सेल किया जा रहा है एजेंट की तरफ से वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। बायर जो खरीद रहा है वो एक्ट किस में होना चाहिए? गुड फेथ में होना चाहिए। एंड बायर को कहीं से नोटिस ना मिला हो कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की। अगर बायर को पता हो ना कि मान लो भी एजेंट के पास अथॉराइज नहीं है और फिर भी वो गुड्स खरीदता है तो फिर बायर की गलती मानेंगे। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेम पॉइंट बच्चों यहाँ पे ज्वाइंट ओनर। मान लो जो दो लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और एक पर्सन सारी प्रॉपर्टी सेल कर देता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है कि अकेला? अब अकेला तो वो पूरा ओनर था नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा करता है ना तो उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। नंबर वन, उस ओनर के पास सोल पोजीशन होना चाहिए। बायर जो काम कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए। तीसरा क्या बताया गया? एंड बायर के पास कोई नोटिस ना हो कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ पे सिंपल है, देखो कि बायर के पास सोल पोजीशन होना चाहिए विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर। अगर है तो हम वहां पर इसको वैलिड कह देंगे, तो प्रॉपर वे से वो वैलिड हो जाएगा बच्चों। दैट्स योर पॉइंट। तीसरा आता है बच्चों फ्रॉड के केस में। फ्रॉड में बच्चों एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि भी कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो वहां पे एक पॉइंट आया था आपका कि अगर गुड्स का टाइटल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है इन द गुड फेथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पॉइंट को ही ले रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कि अगर ऐसा किया गया है ना तो सेलर मस्ट हैव ऑब्टेन द पोजीशंस। ये तो हमें पता ही था। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले उसने गुड्स बेच दिया था और जिसने गुड्स खरीदा है गुड फेथ में खरीदा है। और सेम पॉइंट बच्चों लास्ट में सेम आएगा ही आएगा, बायर हैज नो नोटिस ऑफ फैक्ट दैट द सेलर टाइटल इज डिफेक्टिव। उसको नहीं पता होना चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, और बच्चों ये वाला पॉइंट सेल, देखो ध्यान से पढ़ना, सेल बाय सेलर, जिसने गुड्स ऑलरेडी सोल्ड कर दिया था लेकिन गुड्स अभी भी उसके पोजीशन में था। अब तो वो ओनर्स है ही नहीं और वो दोबारा से उसी गुड्स को अगर बेचता, देखो क्या लिखा, क्या क्या नहीं सेटिस्फाई करोगे? सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। सेम पॉइंट आएंगे बच्चों सारे, गुड फेथ में होना चाहिए। एंड बायर के पास कोई नोटिस नहीं होना चाहिए कि उसने पहले ये सेल कर दिया था, तो वो उसको वैलिड वहाँ पे कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे सेल बाय बायर इन द पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी हैज वेस्टेड इन हिम। बच्चों इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बायर है वो सपोज गुड्स को कहता है मुझे ना 2 दिन डेमो के लिए दो। सेलर कहता है ठीक है, अगर पसंद आया तो रख लेना, नहीं आया तो मेरा गुड्स मुझे वापस दे देना। बायर ने क्या किया? बायर के पास गुड्स का पोजीशन था लेकिन उसने गुड्स आगे सेल कर दिया, जिसको सेल किया गुड फेथ में किया है। और नए बायर को कोई नोटिस नहीं था कि भाई ये गुड्स इसके पास रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो उस केस में बच्चों याद रखना कि वहां पर भी ये चीज वैलिड वहां पर हो सकती है। ठीक है, एस्टोपल होते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर एक पर्सन ये कह के बेच दे, जैसे अपने पार्टनर बाय एस्टोपल भी पढ़ोगे बच्चों आगे, तो उसमें क्या लिखा गया है कि अगर एक पर्सन गुड्स को बेच रहा है क्या रिप्रेजेंट करके कि भी मैं इस गुड्स का ऑनर हूँ। तो बायर ने तो गुड फेथ में खरीदा ना, तो ठीक है जी, तो बायर विल गेट ए गुड टाइटल ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द ट्रू ओनर। ठीक है यहाँ पे, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट में यहाँ पे अनपेड सेलर।
ये पॉइंट बच्चों पे आपको यूनिट नंबर 4 में आपको बताया जो आएगा अनपेड सेलर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे अनपेड सेलर का, कि अगर बायर ने उसके गुड्स का प्राइस नहीं दिया तो अनपेड सेलर उसी गुड्स का क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा और पैसा लेगा। तो अब अनपेड सेलर बच्चों ओनर नहीं है, लेकिन वो बेचता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको वैलिड यहाँ पर कहा गया, तो किसकी बात कर रहे हैं, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज इज द राइट ऑफ लेन और द स्टॉपेज इन ट्रांजिट और इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स रीसेल देम, तो सेकंड बायर गुड टाइटल वहां पे ले सकता है एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, क्योंकि उसने प्राइस पे किया ही नहीं था, तो यहाँ पर वो उसका ये अमाउंट वहां पर रिकवर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया, सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स। अदर एक्ट्स में बच्चों अगर हम बात करते हैं इसमें दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज द फाइंडर ऑफ गुड्स। याद है फाइंडर भी गुड्स को सेल कर सकता था, और कब कर सकता था, अगर उसको ओनर नहीं मिला। अब जो फाइंडर आपको पता है कि भाई वो ओनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लॉ के अकॉर्डिंग ऑथराइज किया गया कि अगर आप गुड्स को सेल करना चाहते हो तो आप गुड्स को सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसे पॉइंट जो इस सेलो गुड्स एक्ट में तो नहीं, किसी और एक्ट में बात की गई है, तो उन गुड्स को भी यहाँ पर सेल किया जा सकता है। दैट्स मीन द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो सेल द अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सेम थी बच्चों इंसॉल्वेंट के केस में ऑफिसर साइन रिसीवर बेच सकता था। तो इन चीज़ों की यहाँ पे बात करें जहाँ पर गुड्स को सेल किया जा सकता है बाय अदर पार्टीज, बट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या एज पर एनी अदर है, ठीक है, जिसको वहाँ पे सेल किया जाता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ के अंदर आएगी। और बार बार कहूँगा इस चैप्टर में ऐसे कुछ लिखने का नहीं है, मेन आपको इसके अंदर ये चीज़ें याद करनी है, इसलिए मैंने आपको बुक में से करवाया है। तो देखो ये सारे पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है बच्चों यहाँ पे। तो ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स हो चुका है, अनसर्टेन गुड्स हो चुका है, अप्रोप्रिएशन हो चुका है, अप्रूवल बेसिस हो चुका है, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल हो चुका है, एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल का जो हमने पढ़ा अभी नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट, ये भी हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो यही था आपको बच्चों यूनिट 3 का पार्ट 1 की ओनरशिप किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। ले बच्चों यहाँ पे अब बच्चों इसमें पार्ट नंबर 2 आपका आएगा, और पार्ट नंबर 2 में किस चीज की बात की गई है, दैट इज द डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि गुड्स को किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स में अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल वैसे जो पहले वाले में केस में किस चीज़ की बात कर रहे थे, ओनरशिप ट्रांसफर करना, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही गई है। अब सिर्फ क्या हमें डिलीवर करना है, पोजेसन डिलीवर करना है। तो दैट इज द ट्रांसफर, डिलीवरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, द ट्रांसफर द पोजेसन, ट्रांसफर द पोजेसन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, कि गुड्स का पोजीशन अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर। अब बच्चों यहाँ पे गुड्स का पोजीशन किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब दैट्स मीन यहाँ पर हम 3 तरह की यहाँ पे डिलीवरी पढ़ेंगे, गुड्स को किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। तो जिसमें बच्चों फर्स्ट डिलीवरी बताएगी दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, तो याद रखना एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब गुड्स प्रॉपर वे से एक्चुअली में सेलर से बायर के पास मिल चुका है, सेलर ने बायर के हाथ में गुड्स दे दिया है, बायर गुड्स को लेकर आ चुका है, दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। तो सिंपल हो यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स एक्चुअली एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू बायर, मतलब बायर के जब हाथ में गुड्स आ जाएगा ना बच्चों पे, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डिलीवरी, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। अब जो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होता है, गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है, एंड गुड्स जो है स्टिल अभी बायर के पोजीशन में नहीं है, स्टिल द पोजीशन ऑफ आइदर सेलर और थर्ड पार्टी, मतलब सेलर और बायर को छोड़ के किसी और पार्टी के पास रखा हुआ है, एंड प्लस ये जो बायर या सेलर, ये सॉरी ये जो थर्ड पार्टी या सेलर है,
ये बायर को एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं कि सर ये गुड्स की डिलीवरी आप मुझसे ले लेना। बायर कहता है ठीक है जी मैं ले लूंगा। तो एक्नॉलेज टू द बायर दैट होल्ड गुड्स ऑन योर बिहाफ। भाई अभी मेरा गुड्स नहीं है, मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, मुझसे ले लेना। तो दैट्स मीन, तो बच्चों यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे देगी, देखो अभी यहाँ पे उसके पास आया ही नहीं है गुड्स, इसलिए यहाँ पे इसको नाम क्या दिया जाएगा, डेट्स फॉर द कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। अभी जो गुड्स है वो किसके पोजीशन में है, या तो सेलर की पोजीशन में अभी, या फिर थर्ड पार्टी के पोजीशन में आ चुका है, और उस पार्टी ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई आप ये गुड्स मुझसे रिकवर कर लेना। ये साफ साफ वहाँ पे बता दिया गया है बच्चों पे। तो दैट्स अ पॉइंट कि जो यहाँ पे बताया गया है कि कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी क्या होती है आपकी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तीसरी बच्चों यहाँ पे डिलीवरी आती है, दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी। तो बच्चों सिंपल थिंग, अगर सिंबॉलिक की हम बात करते हैं, दैट इज अ सिंबल। सिंबल एक दे दिया गया है कि वहां पर कुछ सिंबल बच्चों कैसे कि मतलब गुड्स अभी सेम थिंग बायर के पास नहीं आया है, लेकिन उसको एक सिंबल मिल चुका है। सिंबल कैसे बच्चों, यहाँ पे जैसे अपने एक पॉइंट पर याद होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो भी एक सिंबल है कि बायर के पास गुड्स अभी आने वाला है। या फिर बच्चों मान लो उसको हमने की दे दी है, की ऑफ गोडाउन, सिंबल मिल गया ना उसको गुड्स लेने का, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब जहाँ पे उसको एक सिंबल मिल जाता है कि हाँ गुड्स उसको मिल जाएगा। मुझे तीन तरह की डिलीवरी की बात की गई है, फर्स्ट वन डेट द एक्चुअल, सेकंड वन कंस्ट्रक्टिव, थर्ड वन डेट द सिंबॉलिक। एक्चुअल में गुड्स के हाथ में आ चुका है, कंस्ट्रक्टिव में गुड्स अभी उसके पास नहीं आया है, एंड थर्ड वन सिंबॉलिक में उसका सिंबल आया है, गुड्स नहीं आया बट एक सिंबल आ चुका है गुड्स रिसीव करने का। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब बच्चों इसमें इस चैप्टर में इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, इसके रूल्स आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बच्चों, इतना डिटेल में टॉपिक नहीं है ये, इसमें डायरेक्ट क्या बताया गया है, रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि गुड्स को कैसे डिलीवर किया जाएगा, इसके रूल्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं, रूल्स यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो ये रूल्स हमें यहाँ पर कंप्लीट करने में यहाँ पे कि इसके रूल्स में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो चलो जी आओ पढ़ते हैं इसमें नोट्स में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर आपको इसके ये तीनों पॉइंट आपको बता दिए। फर्स्ट वन डेट द एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अब जो इसके रूल्स पढ़ते हैं, तो रूल्स में देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया, इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी, दैट इज कि जो डिलीवरी किया जाएगा ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स। क्लियर, तो देखो क्या लिखा गया, टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ डिलीवर द वॉल, तो हैज द सेम इफेक्ट कि जैसे कि गुड्स को पूरा पूरा वहां पे दिया जा रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज डिलीवरी ऑफ द वॉल। सेकंड क्या दिया गया यहाँ पे, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, गुड्स को डिलीवर करना ही नहीं करना है, इस चीज के लिए सेलर नहीं पूछेगा, बायर की ड्यूटी है अप्लाई करने की, सर मुझे ना गुड्स डिलीवर चाहिए। ठीक है यहाँ पे, तो वो अप्लाई करेगा उस चीज के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, गुड्स इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, इसके पास है बच्चों यहाँ पे, अगर वो गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको याद होगा, ये पॉइंट मैंने भी आपको कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में बताया है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें याद है थर्ड पार्टी के पास हो, तो थर्ड पार्टी अगर एक्नोलेजमेंट दे देता है तो वो साफ से लिखा गया, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नोलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट में यहाँ पे टाइम ऑफ डिलीवरी, तो अगर टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिजनेबल टाइम पे होना चाहिए। ठीक है यहाँ पे, यही सेम थिंग डिलीवरी का। नेक्स्ट में जो प्लेस कहाँ पर डिलीवर करेंगे, तो याद रखना अगर कॉन्टेक्ट में प्रॉपर वैसे रेफर कर दिया गया तो फिर तो वहीं करेंगे, अगर कॉन्टेक्ट में नहीं किया गया तो जहाँ मिले थे वहाँ करेंगे, दैट द प्लेस ऑफ मीटिंग, और वहाँ भी नहीं मिले तो दैट इज इस पे जहाँ पे गुड्स बनने लग रहा है मान के चलेंगे कि वहीं पे गुड्स को डिलीवर किया जाएगा। तो इसमें बच्चों तीन पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के आने हैं। नंबर वन, यूजली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर है फिर तो उसी प्लेस पर डिलीवर होगा ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन ए वर्किंग डे। अगर कोई प्लेस ऐसा मेंशन नहीं किया गया तो वहां पर होगा जहां देवर एट द टाइम ऑफ सेल, दैट द प्लेस ऑफ मीटिंग, कि जहां पर वो उस टाइम पर थे। अगर वो भी नहीं था, ठीक है, और अगर वो भी नहीं था, इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, तो एट द प्लेस वेयर दे वुड बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, जहाँ पे गुड्स बनने लग रहा है मान के चलेंगे कि गुड्स को वहीं पे लिया जाएगा। एग्जाम में बच्चों जब भी लिखोगे ना प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो आपको ए बी सी करके ये तीन पॉइंट आपको वहां पर लिख के आने पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। आई होप आप समझ गए हो यहाँ पे कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आता है एक्सपेंस कौन बियर करता है, तो याद रखना सेलर हैज टू बी बियर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी अनलेस कॉन्टेक्ट अदरवाइज प्रोवाइड।
अगर क्वांटिटी नहीं बताया गया फिर तो सेलर करेगा, क्वांटिटी साथ में लिख दिया गया तो जिसका नाम लिखा गया है वो फिर कॉस्ट को बियर करेगा वहाँ बच्चों, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे कुछ डिलीवर कराया था, या तो गुड्स उसने कम भेज दिया या ज़्यादा भेज दिया या फिर मिक्स क्वांटिटी भेज दी, कोई और कुछ आपने मंगवाया था और कुछ और आपको भेज दिया गया। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर कम क्वांटिटी भेजेगा तो बायर के पास ऑप्शन है जितनी भेजिए उतना एक्सेप्ट करके उतने का अमाउंट पे कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे, उसकी मर्जी है। लार्जर भेज दिया तो याद रखना या तो आप सारा का सारा एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर इट एट द कॉन्टेंट प्राइस, या फिर पूरा रिजेक्ट कर दो। और अगर सारा एक्सेप्ट करते हो तो उस केस में आपको जो कॉन्टेंट बताया गया है आप उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे फॉलो करोगे। ठीक है, जो यहाँ पे दैट्स मीन तो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वन, और अगर मिक्स भेजा गया तो जो ऑब्वियस है जितना आपका रिलेवेंट है वो रख लो, बाकी को रिजेक्ट कर दो या सारा का सारा रिजेक्ट कर दो। तो वहाँ पे लिखा गया एक्सेप्ट द रिलेवेंट गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट या रिजेक्ट द वॉल। एंड हाउ एवर मिक्सिंग ऑफ गुड्स ऑफ द inferior क्वालिटी डज नॉट अमाउंट टू द मिक्सिंग गुड्स ऑफ द डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। inferior क्वालिटी मान लिए दे दिया गया ना, तो यहाँ पे उसको मिक्स नहीं माना जाएगा, गुड्स तो इसी टाइप का भेजा है ना, तो फिर हम उसको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में मतलब उसको लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट वन, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, कि बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन द इंस्टॉलमेंट, उसको पूरी इंस्टॉलमेंट वहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, और देखो साफ साफ बताया गया कि भाई अगर गुड्स कैरियर को दे दिया गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी दे दिया फॉर द ट्रांसमिशन, तो ये माना जाएगा कि बाय सेलर की तरफ से गुड्स डिलीवर हो चुका है, क्योंकि अब गुड्स किसके पोजीशन में आ चुका है, बायर के पोजीशन में गुड्स वहां पर आ चुका है। और बच्चों गुड्स अगर रास्ते में खराब होता है तो मैंने को बताया था ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी ना, तो रिस्क किसको बियर करना है, रिस्क रहेगा बायर का बच्चों वहाँ पे, तो बायर को ही रिस्क वहाँ पर इसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, क्या बायर के पास राइट है, तो बच्चों एग्जाम में ना क्वेश्चन कैसे आएगा, बस डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर इसका आंसर लिख के आना पड़ेगा। तो बायर के पास पूरा राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, चेक कर सकता है कि गुड्स क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो देख सकता है यहाँ पे। दैट्स योर पॉइंट। देखिए बच्चों यहाँ पर आई होप आप समझ गए होगी कि किस तरीके से टॉपिक दिया गया है और आपको इसको किस तरीके से फॉलो करना है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया था बच्चों यहाँ पे। तो इसके साथ हमारी यूनिट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए फास्ट ट्रैक पे, कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ा बच्चों हमने, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है जी, तो चलो जी आ जाओ। तो इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है बच्चों यहाँ पर, तो लास्ट यूनिट भी हम अपनी कंप्लीट करते हैं, छोटी सी यूनिट है, दैट इज द अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, तो बच्चों ये देखते चलो जी अनपेड सेलर क्या होता है, थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू आपको तैयार करवाता हूँ कि किस तरीके से आपका नोट्स में दिया गया है, आपको किस तरीके से इसको फॉलो करना है। तो यूनिट नंबर 4 बच्चों हमारी यहाँ पर आ रही है और यूनिट 4 का नाम है दैट इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुनना कि अनपेड सेलर किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों अनपेड सेलर के लिए क्या क्या आ गया, नाम से जरा अनपेड सेलर को, जो सेलर ने गुड्स बेचा है उसका उसको प्राइस नहीं मिला। ठीक है, तो मतलब बायर डिड नॉट पे प्राइस, इस चीज का प्राइस यहाँ पे कि जो गुड्स उसको सेल किया गया है उस गुड्स का प्राइस उसको अभी तक पे नहीं किया गया है, दैट्स द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है, यहाँ पे उसको अनपेड सेलर यहाँ पे कहा जाता है। अब बच्चों इसको प्राइस नहीं मिला तो इस केस में यहाँ पर उसके पास राइट आएंगे कि भी उसको प्राइस रिकवर करना है। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपको बताया गया है कि अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट यहाँ पर रहेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब जो राइट में जो हम चेक करेंगे ना, तो हम चेक करेंगे कि क्या गुड्स का पोजीशन किसके पास है। हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी बायर के पास ही, सॉरी सेलर के पास है, या हो सकता है गुड्स का पोजीशन अब सेलर के पास नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर गुड्स किसके पोजीशन में है, इन द पोजीशन ऑफ सेलर, तो सबसे पहला वो राइट किसके केस यूज करेगा कि भाई गुड्स को देगा ही नहीं, वो गुड्स अपने पास रख लेगा, तो गुड्स रिमेन इन द पोजीशन ऑफ सेलर। या फिर हो सकता है बच्चों यहाँ पे कि जो गुड्स है हैज बीन ट्रांसफर्ड, सेलर की तरफ से गुड्स भी जा चुका है। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि गुड्स जा चुका है बेचारा, अब तो सिर्फ उससे प्राइस ही मांग सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
तो चलो जी देखते हैं वन बाय वन इसमें देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे याद रखना गुड्स अभी उसके पोजीशन में है तो यहाँ पर इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट राइट को अपने यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द राइट ऑफ लियन। सेकंड में पढ़ेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे राइट ऑफ रीसेल। फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे दैट इज द ऑक्शन, नीलामी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे वो राइट यूज करेगा अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट बायर वो वहां पर यूज करेगा। तो बच्चों बस ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस यही कवर करना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 दैट इज द लेन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, ऑक्शन एंड राइट अगेंस्ट द बायर। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये वन बाय वन आपको करना है। और बच्चों ये जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट करने हैं। आपको इस चैप्टर का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अनपेड सेलर क्या क्या काम वहाँ पे करेगा, उसके पास क्या क्या राइट वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो चलो जी आओ तो इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो दैट्स वन। तो बच्चों आपको ये स्टार्ट करना है राइट ऑफ द अनपेड सेलर से। ठीक है, इसमें बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ओनरशिप जो हम वर्ड लिख रहे थे पोजेशंस। ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी है तभी पैसे मांगा जा रहा है। पोजेशंस हैज नॉट, हैज नॉट ट्रांसफर। ठीक है, और सिंपल बच्चों यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट आपको नहीं करना है, बस ये मैंने आपको करना है राइट ऑफ लेन, स्टॉपेज, और इसमें मैंने एक पॉइंट वो क्या बताया आपको डेट द ऑक्शन। ठीक है, तो ये सारे वहाँ पर राइट यूज होंगे। दूसरा राइट किसके यूज होगा बच्चों, राइट अगेंस्ट बायर, प्राइस के लिए पैसा मांगा जाएगा, डैमेज मांगे जाएंगे, इंटरेस्ट मांगा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा जाएगा। तो इन चीज़ों की हमें बात की गई है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आता है राइट ऑफ लेन। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों लेन का मतलब होता है कि जो गुड्स है सेलर क्या कहेगा मैं गुड्स आपको नहीं दूंगा। कब तक नहीं दूंगा, जब तक आप इसका प्राइस पे नहीं कर देते। तो मतलब धमकी दी जा रही है जी यहाँ पर साफ साफ सेलर की तरफ से कि प्राइस पे करो। तो दैट्स मीन लेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। मैं यहाँ पे सेल करने की धमकी नहीं दे रहा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ गुड्स को अपने पास रखने की धमकी दे रहा हूँ कि मैं गुड्स अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम गुड्स का प्राइस पे नहीं कर देते। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ लेन कि गुड्स को वहाँ पे लेन किया जा रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बताया यहाँ पे ध्यान से पढ़ो कि गुड्स का लेन कब हो सकता है, जब वो अनपेड सेलर हो। ऑब्वियसली सोल्ड किया गया विदाउट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उसको पैसा नहीं मिला। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट था बट क्रेडिट पे एक्सपायर हो गया, पैसा नहीं मिला। ये बायर क्या हो चुका है बच्चों, वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो चुका है, तभी तो गुड्स को रखेगा वो। तो सिंपल बच्चों इसके अंदर वो क्या क्या राइट यूज करेगा, नंबर वन उसके पास तो तभी यूज कर सकता है जब उसके पास एक्चुअल में पोजीशन हो। अगर सेलर के पास से पोजीशन जा चुका होगा तो फिर वो लेन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए साफ साफ में क्या लिखा गया, ही इज इन द एक्चुअल पोजीशन। एंड नंबर टू बच्चों पे क्या लिखा गया, ही कैन रिटेन द गुड्स ओनली अगर प्राइस पे नहीं हुआ है। अगर मान लो कोई और एक्सपेंस लाइक मेंटेनेंस चार्ज रिपेयर, तो उन चीज़ों के लिए आप लेन नहीं कर सकते। सिर्फ गुड्स का प्राइस पे नहीं किया गया है तो उसके लिए आप गुड्स को लेन कर सकते हो, अदरवाइज आपको गुड्स फ्री करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों कहाँ कहाँ पे राइट यूज नहीं कर सकते सबको पता है। गुड्स अगर ट्रांसफर हो चुका है तो नहीं कर पाएंगे। सेलर ने अपना राइट खुद छोड़ दिया कि ठीक है मैं लेन नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर गुड्स प्रॉपर वे से वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर अदर बिली बाय द सेलर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, तो ठीक है जी फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। या फिर बायर और ओरिजिन ने लॉफुली गुड्स को ऑब्टेन कर लिया, या फिर सेलर ने खुद अपना राइट छोड़ दिया लेन का कि मैं लेन नहीं करूंगा। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट बच्चा। तो लेन में बच्चों आप क्या क्या लिखोगे, लेन का मीनिंग, लेन कब कब हो सकता है, और लेन कब टर्मिनेट हो जाएगा, लेन की वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी, तो उसकी रिगार्डिंग बात की जाती है। सेकंड आता है बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाया, दैट इज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसको रास्ते में रोका जा रहा है। तो बच्चों सेम थिंग इसमें ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से गुड्स को अब रोका जा रहा है। तो चलो जी देखते हैं तो इसमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें अगर आप स्टॉपेज करना चाहते हो तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। सेलर मस्ट बी अनपेड, buyer must be insolvent, property of goods has already passed and goods must be in transit। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो फिर तो ठीक है जी, गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गुड्स वापस सेलर के पास आ जाएगा और बायर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो याद रखना चाहिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट। तो अगर ये 4 की 4 कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो
तो ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या मानेंगे, देखो ड्यूरेशन कब मानी जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या है, जब गुड सेलर के पास निकला बायर तक नहीं पहुंचा है तो उसके बीच का टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन। तो देखो सिंपल थिंग है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द मिडिल मैन एंड इट कंटिन्यू टिल द बायर एजेंट टेक द डिलीवर गुड्स, तो ड्यूरेशन तब तक ही चलेगी। तो बच्चों ट्रांजिट कब खत्म माना जाएगा, तो मतलब कब हम कहेंगे कि भाई अब सेलर चाहकर भी गुड्स को नहीं रोक सकता, ये तो बायर के हाथ में आ चुका है। ठीक है, रास्ते में होगा तभी तो रोक पाएगा ना। अगर गुड्स ट्रांसफर, सेम थिंग अगर कह सकते हो बच्चों वहाँ पर कि अगर ये जो गुड्स उसको मिल चुका है, बायर को मिल चुका है, तो कब कब यहाँ पे ट्रांजिट खत्म मानेंगे, जब बायर उसके एजेंट ने गुड्स को डिलीवर कर ऑब्टेन कर लिया। नंबर 2, आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स, उस पर्सन ने क्या किया, बायर को एक्नॉलेजमेंट दी भाई साहब कि मैं आपके यहाँ पे गुड्स को होल्ड कर रहा हूँ। अब चाहकर भी सेलर उस गुड्स को नहीं रोक सकता, याद रखना। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, वो किसी और वजह से मना कर रहे हैं, ना कि सेलर के कहने से मना कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली गुड्स तो पहुंच गया ना उसके पास। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे, गुड्स पहुंचने के बाद बायर ने उसको कहा कि भाई आप ना दूसरी जगह पे लेके आ जाओ गुड्स, तो गुड्स फिर भी मानेंगे डिलीवर हो चुका है। या फिर बच्चों अगर गुड्स शिप और चार्टर के थ्रू आ रहा है और वो किसके, बायर का ही वो शिप और चार्टेड है, मतलब उसका एजेंट बन के वो आ रहा है, फिर तो सेलर का तो कंट्रोल है ही नहीं ना उसके ऊपर, बायर का ही कंट्रोल है। तो इस केस में याद रखना वो गुड्स को यहाँ पर, हाँ जी, हम क्या मान के चलेंगे कि ट्रांसफर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही है। और बच्चों सेलर क्या करेगा, अगर वो रोक भी लेता है गुड्स को, तो ऑब्वियस से पहले तो गुड्स का पोजीशन लेगा अपने हाथ में, और उसका बायर को नोटिस देगा जी मैंने रोक दिया गुड्स को, रीजन क्योंकि आपने मेरा पैसा नहीं दिया है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, दैट्स योर पॉइंट। तो ये चीज़ याद रखना, कब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, कब सेलर अपना राइट कैसे यूज करेगा, अगर वो गुड्स को रास्ते में रोक लेता है तो रोक लेगा, पहले अपने पास पोजीशन लेगा और देन फिर बायर को इन्फॉर्म करेगा कि ये गुड्स का पोजीशन मेरे पास आ चुका है, वापस मैंने ले लिया है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। अब बच्चों ये डिफरेंस, आई होप ये डिफरेंस आप कर लोगे, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मेन आते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट, दैट द राइट ऑफ रीसेल। रीसेल वर्ड क्यों लिया गया बच्चों यहाँ पे, तो रीसेल का मतलब क्या है यहाँ पे, बच्चों रीसेल का मतलब यहाँ पर आता है कि जो सेलर है, क्या सुना पॉइंट, जो सेलर उससे पहले बायर को सेल किया, बायर ने उसका पैसा नहीं दिया, अब उसी गुड्स को दोबारा से वो सेल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या लिया गया, दैट द रीसेल। यहाँ पे, तो यहाँ पर वर्ड लिया गया रीसेल, तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि भाई व्हेन द बायर फेल्स टू पे और ऑफर द प्राइस टू द सेलर, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल द गुड्स। और कब कब बेच सकता है, अगर मान लो गुड्स बच्चों पेरिसेबल नेचर का है, खराब होने का डर है उसका, तो सेलर उसको गुड्स को बेच सकता है। या फिर बच्चों सेलर ने साफ साफ पहले से ही बोल दिया था उसको कि अगर मेरा पैसा आपने नहीं दिया तो मैं इस गुड्स को रीसेल करने की पावर रखता हूँ, अगर ये साफ साफ बोल दिया गया था फिर तो ठीक है। अगर बच्चों ऐसा नहीं बोला गया तो तीसरी सिचुएशन वहाँ पे आएगी कि आप बेच सकते हो, लेकिन उससे पहले आप किसको नोटिस दोगे, बायर को नोटिस आप वहाँ पर दोगे कि जी मैं गुड्स को रीसेल कर रहा हूँ। तो याद रखना जो फर्स्ट टू केसेज है ए और बी, इसमें कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नोटिस रिक्वायर्ड। लेकिन जो पॉइंट नंबर सी है, इसमें नोटिस देना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, तो वहाँ पर नोटिस देना कंपलसरी है बच्चों, दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग वो बता रहा है कि अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, दे दिया तो क्या होगा, तो याद रखना। तो फर्स्ट वन हाईलाइट करना वर्ड वेयर द सेलर गिव नोटिस टू द बायर, तो उसके देखो क्या लिखा गया, अगर गुड सस्ते में बिका तो उससे शॉर्टेज रिकवर कर सकते हैं, अगर महंगे में बिका तो सेलर को वापस वो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा गया है वो उसको देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल याद रखना, अगर सेलर ने बायर को नोटिस दे दिया ना तो सिचुएशन सेलर के फेवर में आएगी। कैसे आएगी फेवर में, गुड्स अगर सस्ता बिकता है तो वो उससे जो शॉर्टेज रहेगा वो पैसा रिकवर कर लेगा, और अगर वो महंगा बिकता है तो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आया तो वो उसको वापस देने की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, हिसाब से बता दिया, उसको वापस वो जो है पैसा देने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, और सेकंड में जो यहाँ पे क्या लिया गया, अगर विदाउट किया गया तो याद रखना सिचुएशन बायर के फेवर में आ जाएगी, शॉर्टेज हुआ तो बायर को पैसा देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो बायर उस प्रॉफिट को रिकवर कर सकता है। देखो यहाँ पे कैन नॉट रिकवर, सेलर कैन नॉट रिकवर एनी लॉस बट सेलर मस्ट रिटर्न द प्रॉफिट, अगर कुछ होता है तो याद रखना, अगर नोटिस दे दिया तो सेलर के फेवर में, नोटिस नहीं दिया तो सिचुएशन बायर के फेवर में, दैट्स योर पॉइंट। तो ये बच्चों तीन पॉइंट यहाँ पर आते हैं कि राइट ऑफ लेन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू सॉरी राइट ऑफ रीसेल। अब बच्चों इसके बाद था कि अगर गुड्स जा चुका है तो क्या होगा, तो राइट अगेंस्ट बायर। जिसमें ना नॉर्मली आपको बताता हूँ, ये पॉइंट ना ऑलमोस्ट वैसे काम करता है जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉलो किया था, तो सेम जैसे लैंग्वेज वैसे आती थी इसमें भी सेम वैसे ही यहाँ पे कवर किया जाएगा कि जैसा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था वैसे ही आप यहाँ पे इसको कवर करोगे।
दैट इज द शूट फॉर प्राइस, पढ़ चुके हैं ना आप यहाँ पे। शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस फॉर द रेपुडिकेशंस, दैट द कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है। ये पता कौन सा पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपने ट्राई किया था ना, एंटीसिपेटरी, ठीक है, कि या तो वो वेट करेगा या वेट नहीं करेगा, ये वही पॉइंट है आपके। तो बच्चों ये सिंपल आपको वहीं से फॉलो करना है। स्पेशल डैमेज लिया जा सकता है, इंटरेस्ट लिया जा सकता है, आपको पता ही है, याद आ रहा है ना। ये वही टॉपिक है बच्चों आपका ये। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आ रहा है रेमेडीज टू द बायर इन द केस ऑफ सेलर ब्रीच, याद होगा ये भी कर चुके बच्चों। ये पॉइंट कौन सा है? अब किसकी बात कर रहे हो? अनपेड सेलर की नहीं, बायर की तरफ से बात कर रहे हैं कि बायर को वहां पर रेमेडीज मिली है, मतलब ये कौन सा पॉइंट बच्चों? ये इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी वाले पॉइंट है एक तरह से, याद है। अगर गुड्स टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ, नॉन डिलीवरी हुई, तो जितना भी वहां पे बायर का लॉस हुआ है, बायर उससे सेलर से लॉस रिकवर कर सकता है। तो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे कि व्हेन द सेलर wrongfully neglect or refuse to deliver, तो बायर में sue द सेलर फॉर द damages फॉर द नॉन डिलीवरी। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे। सेकंड वन, अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर कह सकता है कि आपको गुड्स देना पड़ेगा, तो बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये वाला पॉइंट बच्चों आप पहले आप कर चुके हो, ठीक है। तीसरा बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया? सूट फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, पढ़ चुके हैं। तो ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होता था कि वो गुड्स वापस तो नहीं कर सकता लेकिन डैमेज रिकवर कर सकता था, पढ़ चुके हैं ना बच्चों यहाँ पे। ये सारे पॉइंट वही हैं जो शूट फॉर इंटरेस्ट इन ऑल थिंग। अब इसमें बच्चों एक मेन जो आपको पॉइंट करना है वो आता है ऑक्शन सेल। मेन बच्चों आपको जो अनपेड में जो ज़्यादा फोकस करना है वो चार टॉपिक पे आपको फोकस करना है। राइट ऑफ लेन, राइट टू द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल एंड ऑक्शन सेल। तो इन चार पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है। अब जो ऑक्शन सेल क्या होती है ध्यान से, नीलामी। अब आपको पता है ऑक्शन में क्या होता है कि एक पर्सन एडवर्टीजमेंट देता है, क्लियर। एडवर्टीजमेंट देने के बाद वहाँ पे बहुत सारे पर्सन आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, तो बीडर्स, वो बीड लगाते हैं। कोई बोलता है जी 1 लाख, 1 लाख रुपए का लूंगा, कोई कहता है नहीं 2 लाख का, फिर कोई 3 लाख रुपए। तो मतलब वहाँ पे बीड लगाई जाती है। और वो बीड कब फाइनल होगी? जब कोई पर्सन जो ऑक्शनर, अगर वो क्या बोलता है, अगर वो हैमर यूज करता है कि 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑक्शन। इस तरीके से ऑक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पर बता रखे हैं बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे होगा। तो देखो पहले ऑक्शन का मतलब पढ़ते हो, ऑक्शन में क्या बताया गया कि सेल इज मेड इन द पब्लिक एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटेंडिंग बायर वहाँ पे आएंगे जो बिड लगाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और अल्टीमेटली गुड्स किसको दिया जाता है? गुड्स आर सोल्ड टू द हायर बीडर, जो हाईएस्ट बीडर होता है उसको वहाँ पर गुड्स वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और जो बच्चों लगाते हैं ना सेल, इस तरह से जो सारा काम करवाता है, वो किसके भी पे करेगा? उसको क्या माना गया है? वो सेलर का एजेंट वहाँ पर ट्रीट किया जाता है कि वो सेलर के बिहाफ पर ही वो सारा काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके बच्चों यहाँ पर अल्टीमेटली रूल्स बता रखे हैं कि रूल्स किस तरीके से यहाँ पर होंगे कि कब हम उसको सेल मानेंगे, कंप्लीशन ऑफ सेल। तो मैंने आपको बताया कंप्लीट सेल का तरीका क्या था, फॉलो फेमर या फिर कोई और कस्टमर मैनर। और कस्टमर मैनर में आ सकते हैं कई जगह होता है ना, अमाउंट जैसे बोलते हैं 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, जैसे 1 लाख 3 आएगा तो मतलब वहाँ पर सेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ पर हैमर यूज करते हैं, हैमर होता है बस 3 बार उसको मारते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, वहाँ पर वो सेल बन जाता है, सेल कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 बच्चों यहाँ पे क्या बताएगा, अगर सेलर ने कहा कि भाई मैं भी बिड लगाना चाहता हूँ बीच में, तो सेलर खुद भी लगा सकता है या फिर अपना एक एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, अगर सेलर के पास राइट है तो, याद रखना, ठीक है। सेलर के पास अगर राइट नहीं था फिर भी वो बिड लगाता है तो फिर इसको क्या माना जाएगा? फ्रॉडलेंट माना जाएगा, भी आप जानबूझ के प्राइस बढ़ाने के लिए ऐसा आप वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है? तीसरा बच्चों यहाँ पे रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या होता है बच्चों? मिनिमम बिड प्राइस। ये आपने सुना होगा बच्चों मिनिमम बिड प्राइस में कि बोली कितने रुपए से कम स्टार्ट होगी, दैट्स द मीनिंग ऑफ रिजर्व प्राइस, कि कम से कम कितना होना चाहिए। द सेलर में नोटिफाई दैट द सेल बी सब्जेक्ट टू द रिजर्व प्राइस और द अपसेट प्राइस बिलो विच गुड्स विल नॉट बी सोल्ड इवन टू द हाईएस्ट बिड, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे फोर्थ रूल, प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर सेलर ने बहुत सारे पर्सन को बीच में अपॉइंट किया हुआ है, सिर्फ किस वजह से? ताकि वो बोली लगाएं और प्राइस पे प्राइस बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जो ऐसे लोग अपॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पफर्स। सेलर ने क्या अपॉइंट किया? पफर्स। जिनका देखो क्या लिखा गया, वो पफर्स जो डू नॉट इंटेंड टू परचेज द गुड्स बट मेक बिड इन द ऑर्डर टू रेज द बिड्स। तो याद रखना बच्चों, इस केस में तो बेचारा ओरिजिनल बायर मर गया ना, तो वहाँ पे क्या लिखा गया? सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। जो खरीद रहा है उसके लिए फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा, तो वो गलत है। नेक्स्ट बच्चों नॉकआउट। नॉकआउट क्या होता है? ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे जितने भी बीडर्स आए हुए हैं, अगर वो अपने आप में साथ में एक दूसरे से एग्रीमेंट कर ले कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड बच्चों नॉकआउट एग्रीमेंट। इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द बीडर्स
not to bid against the each other, and such agreements are made by the bidders with a view to the prevent the competition among them। ठीक है। और बच्चों एक चीज और ये सबसे इंपॉर्टेंट, नॉकआउट एग्रीमेंट को प्रॉपर वे से वैलिड कहा गया, इलीगल नहीं कहा गया। लास्ट में जो डैम्पिंग, डैम्पिंग का होता है बच्चों, कुछ बिडर ऐसे होते हैं चाहते हैं कि भी दूसरे बिडर भाग जाए, तो वो उनको जानबूझ के या तो कोई डिफेक्ट बताते हैं कि गुड्स में कोई डिफेक्ट है, या फिर उनको डराते हैं उस जगह से जहाँ पे वो बीडिंग होने लग रही है, ताकि उस जगह से दूसरी जगह वो चले जाएं। ठीक है। तो याद रखना बच्चों, अगर वो इस तरीके से उसको डराएंगे तो दिस इज कॉल्ड द डैम्पिंग। और बच्चों जो डैम्पिंग करता है ना, डैम्पिंग लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे से इलीगल कही गई है। एंड ऑक्शनर के पास राइट है कि वो उस गुड्स को विड्रॉ कर सकता है, कि गुड्स वो ऑक्शन में कैंसिल कर सकता है, कि वो गुड्स नहीं मिलेगा किसी को। तो याद रखना, अगर बिडर अगर किसी को ऐसे डराता है या गुड्स में डिफेक्ट करता है, डिफेक्ट बता के जानबूझ के सारे बिडर्स को आप गुमराह कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डैम्पिंग। तो बच्चों एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आपको इसके रूल्स आपको लिख के आने हैं। एंड पहले उससे पहले क्या बताओगे कि ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में अगर मैं यूनिट नंबर 4 में बात करता हूँ, तो आपको मेन जो फोकस करना है, 4 टॉपिक में मेन फोकस करना है आपको। राइट ऑफ लेन, राइट टू द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल एंड द ऑक्शन। करना सारा है, लेकिन मेन इन 4 टॉपिक पे आपको बच्चों अच्छे से फोकस करना है, जिससे आपके इन टॉपिक पे आपकी कमांड रहे। ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नई रिवीजन चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, टिल नाइन, बाय बाय।